किसी खोखले पारदर्शी माध्यम को काटकर उसकी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं तो जो दर्पण बनता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब कोई आपने एक खोखला चीज़ ले लिया, ऐसा चीज़ जो कि पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट। कहने का मतलब आप एक कांच की गेंद ही ले लीजिए, तो कांच की गेंद कैसी होती है? पहली बात कि पारदर्शक है। पारदर्शक का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाए, और वो गोलाकार है। जब आप उसको बीच से काट देंगे, कहीं से काट देंगे, ये गोलाकार है, इसका एक भाग आपने काट दिया और कोई एक साइड जैसे गोल था, गोलाकार भाग को आपने बीच से काट दिया। अब इस तरह शेप बची हुई है, इसका कोई भी एक साइड जब आप कलई कर देंगे तो इस वाली सतह से परावर्तन होने लगेगा। अगर अंदर वाली सतह कलई कर देंगे तो बाहर वाली सतह से परावर्तन होने लगेगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। बात समझ में आ गई कि किसी खोखले पारदर्शी माध्यम को काटकर उसका यदि एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए तो बनने वाला दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण। कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अब बात को समझिए। जैसे आपके पास कोई गोलाकार वस्तु थी, आप उसको बीच से काटेंगे तो इस तरह वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब दो चीज़ है, जैसे ही आप उसका एक भाग कलई कर देंगे तो वो गोलीय दर्पण बन जाएगा। मगर आप केवल देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सतह है। अगर आपने अंदर वाली सतह को कलई कर दिया तो अब इस वाली सतह से परावर्तन होगा। अब देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, अर्थात बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इस प्रकार का दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो पहले आपने अंदर से कलई किया था। अगर आप अंदर ना कलई करने के वजह बाहर कलई कर दे, कलई करने का मतलब है पेंटिंग करना, पुताई करना कोई चमकीली चीज़ से, तो जब आपने अंदर की ओर क्या कर दिया, कलई कर दिया, तो अब इस वाली सतह से क्या होगा, परावर्तन होगा। इधर पेंट कर दिया आपने, चमकदार सतह इधर बन गई, अब प्रकाश की किरण आएगी, टकरा कर चली जाएगी। तो अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है, दबा है, क्योंकि जो परावर्तन किरणें दिख रही हैं आपको इस साइड दिख रही हैं। तो इस प्रकार का दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ऊ से उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और अगर अंदर दबा हुआ है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको याद करना है फिजिक्स में। ठीक, उनका उपयोग किया जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं तो उनके बारे में समझना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया, पहला पॉइंट लिखा गया ध्रुव। कि ध्रुव किसे कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जो दर्पण होता है, अब वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो दर्पण होता है तो उसका परावर्तक पृष्ठ तो होगा ही। इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, समझ में आया? किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जो दर्पण है आपके पास उसका मध्य बिंदु निकाल दीजिए, जो दर्पण है उसका मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इंग्लिश में उसे पोल ऑफ मिरर कहते हैं। पोल कहते हैं इसीलिए इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, और हाँ, द्वारक भी बताना है आप लोगों को कि द्वारक क्या होता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसमें देखेंगे आप कर्व होगा। कर्व का मतलब घुमाव होगा, क्योंकि समतल दर्पण तो प्लेन होता है, उसमें कहीं घुमाव नहीं देखने को मिलेगा। मगर जो गोलीय दर्पण होता है उसमें क्या होता है, घुमाव होता है। तो जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, बात समझ में आ रही है? इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, ठीक है, क्या कहलाएगा? उस दर्पण का द्वारक कहलाएगा। परिभाषा, अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, अगर किताब नहीं है तो आप अलग से हेडिंग दे करके नोट भी कर सकते हैं बातों को और याद कर सकते हैं। पोल समझ में आ गया कि जो दर्पण है, दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, या दर्पण का ही कह सकते हैं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। उसके बाद दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास,
दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, व्यास यानी इस छोर से इस छोर को मिलाने वाली रेखा इस दर्पण का क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। इसको m और m डैश से प्रदर्शित किया जाता है, इंग्लिश में इसे अपार्चर कहते हैं। ठीक, अब आगे सुनिए। अब आपको समझना है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। ठीक, अब एक एक करके बातों को समझते जाइए। यहाँ पर दोनों प्रकार के दर्पण बनाए गए हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि बाहर से कलई किया गया है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है। ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि अंदर से कलई किया गया है तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको समझना है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो अब त्रिज्या आपने कहाँ सुना है? त्रिज्या आपको गोले के अंदर देखने को मिलती है या वृत्त के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, तो ये जो आप दर्पण बना रहे हैं, सबसे पहले परिभाषा में ही कहा गया कि जब किसी खोखले गोलीय, गोली का मतलब है गोलाकार, जब किसी खोखले गोलीय दर्पण को यानी किसी न किसी गोले को काट कर आप बना रहे हैं ना, तो वो जो गोला होगा उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या तो जरूर होगी। तो दर्पण जिस गोलीय खोखले पृष्ठ से बना होता है उसकी त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले भाग से बना होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा गोला था, उसमें से हमने केवल इतना ही लिया है और उसे रंग दिया है, तो इस गोले की त्रिज्या तो होगी ही, कुछ न कुछ त्रिज्या होगी केंद्र से, तो इसी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आ गई कि दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी तरह उत्तल लेंस के लिए भी है, उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए है। ठीक, फिर आ गया वक्रता केंद्र। अब केंद्र भी कहाँ है आपको देखने को मिलेगा? वृत्त के अंदर केंद्र होता है और गोले के अंदर भी केंद्र होता है। तो ये दोनों के दोनों दर्पण किसी न किसी गोले से बने हुए हैं, तो उस गोले का केंद्र तो होगा ही। तो दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। फिर कहा गया है अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब की परिभाषा यहाँ पर सुनिए। जो दर्पण है, आपको केंद्र तो समझ में आ गया ना, कि जो दर्पण है उसे हम किसी न किसी गोले से काटते हैं, उस गोले का कुछ ना कुछ तो केंद्र रहा ही होगा, और उस गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब कहा गया है कि अभिलंब बताइए किसे कहते हैं, कि अब ये दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र तो जरूर होगा। देखिए, C से वक्रता केंद्र को दर्शाया जाता है, ठीक है, C से, और जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे दर्शाया जाता है स्मॉल r से। अब दर्पण के किसी बिंदु को, ठीक, दर्पण ये जो है, दर्पण के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, दर्पण के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस दर्पण पर अभिलंब कहलाती है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा दर्पण है ना, दर्पण पे कहीं से ले जाइए, इसको बस कहाँ से मिला दीजिए? C से मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। कहीं भी इस केंद्र से ला करके यहाँ पर मिला दीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए, जहाँ कहीं भी मिला देंगे ये सभी के सभी क्या होंगे? अभिलंब कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है आपसे कि फोकस दूरी, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष बताइए। तो पहले समझते हैं मुख्य अक्ष को। तो ध्रुव आपने पढ़ा और आपने पढ़ा वक्रता केंद्र। फिर से रिपीट करते हैं, ध्रुव क्या होता है? जो दर्पण होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, या कह सकते हैं किसी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, उस दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो ये हो गया ध्रुव। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले से काटा जाता है, उस खोखले गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब सुनिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा
उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया? ध्रुव से लेकर के कहाँ तक? सेंटर से होकर जाने वाली रेखा, यानी इसको और इसको मिलाते हुई जो रेखा खींची जाएगी उसको दर्पण का मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब वो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया कि P और C से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, ये कौन सा दर्पण है? ये आपका है अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है। ये कौन सा दर्पण है? ये है आपका उत्तल दर्पण। अब आइए समझते हैं मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं। पहली बात समझ में आई कि मुख्य अक्ष के क्या आएगी? समांतर आनी चाहिए, और समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, ये देखिए ये किरण आई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, ये पूरा का पूरा मुख्य अक्ष है, इसको जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को ही हम कहते हैं उस दर्पण का फोकस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये किरण ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए और समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम दर्शाते हैं कैपिटल F से। ठीक, ये तो आपने देख लिया मुख्य फोकस किसके अंदर? अवतल दर्पण के अंदर। अब दिखाते हैं आपको उत्तल दर्पण के अंदर। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद फैल जाती हैं। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरणें होती हैं परावर्तन के बाद एक ही जगह पर मिल जाती हैं। ठीक है, यानी जितनी भी किरणें आएंगी आप देखेंगे ना तो एक ही जगह पर मिलती जाएंगी। तो जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आई, देखिए ये प्रकाश किरण आई, तो प्रकाश किरण आने के बाद अब ये तो फैलेगी। फैलने का मतलब मुख्य अक्ष से अब क्या जाएगी? दूर जाएगी। तब तो ये मुख्य अक्ष को कहीं काट ही नहीं पाएगी। जब काट ही नहीं पाएगी तो इसका मुख्य फोकस हम कैसे बता पाएंगे? क्योंकि मुख्य फोकस की परिभाषा तो यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। तो मान लेते हैं कि ये किरण परावर्तन के बाद उधर चली गई, मगर हम इसे पीछे की ओर डैश डैश करके बढ़ा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो किरण है पीछे कहीं से आ रही है। तो इसका जो सेंटर होता है, इधर देखिए, इसका जो केंद्र होता है कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का, वो भी पीछे की ओर होता है। इसमें देखिए अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो क्या है? दर्पण के आगे है, क्योंकि परावर्तन तो इधर ही हो रहा है ना, और ये दर्पण के क्या है? आगे है, जबकि इसका वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण के पीछे है। और मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? P और C को मिलाने वाली रेखा। तो अब ये जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है। जब फैला दे रहा है तो वो तो कभी भी मुख्य अक्ष को काटेंगी नहीं, तो हम काल्पनिक रूप में मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण पीछे कहीं से आ रही है और मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं जरूर प्रतिच्छेद करेगी। इसको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं काल्पनिक रूप से, और ये जहाँ पर काट रहा है इसी को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, परिभाषा लिखनी हो मुख्य फोकस की तो आप कैसे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इस दर्पण के लिए तो मिलती है मगर इस दर्पण में मिलती नहीं है, तो आप कहेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य फोकस क्या होता है? आपको कैपिटल F तो पता चल गया। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो इतने सारे बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। ध्रुव, द्वारक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, अभिलंब, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष।
एक होता है फोकस तल। तो फोकस तल उतना खास नहीं है। यदि मुख्य फोकस पर आप लंब खींच देंगे तो इसी को कहा जाता है फोकस तल। ठीक है, याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब, मुख्य फोकस पर खींचा गया लंब फोकस तल कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इधर के जितने टॉपिक हैं, जितने पॉइंट हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि इसके बिना आप इमेज फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएंगे। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, यहाँ पर परावर्तन के नियम नहीं होगा, प्रतिबिंब बनने के नियम से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो इसके 3 नियम होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम। तीनों का सीक्वेंस याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पर बोल दिया, इसको यहाँ पर बोल दिया, ऐसा नहीं। सीक्वेंस फिक्स है, पहला नियम कौन है, दूसरा नियम कौन है, तीसरा नियम कौन है। तो बहुत ही आसान नियम है, आप यूँ याद कर लेंगे, क्योंकि आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। देखिए ध्यान से। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कोई किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब बताइए, ये भी क्या कोई याद करने वाली चीज़ है? क्योंकि आपने तो ये बात परिभाषा में ही याद कर ली है कि जो किरण, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यानी ये जिस बिंदु से जाएगी वो तो फोकस ही होगा ना। वेरी वेरी इजी। ठीक, अगर वेरी वेरी इजी नहीं लग रहा है तो ये सारी चीज़ें भूल जाइए। इधर का जो पढ़ाया गया उसे उधर याद रखिए और इधर वाली चीज़ इधर, कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। बात समझ में आ गई। दूसरा जो नियम है वो पहले नियम का विपरीत है। पहले नियम का विपरीत क्या है? पहले में कहा गया था यदि समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो ये कहाँ से प्रकाश किरण जा रही है? फोकस से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए, ये कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। पहले में कहा गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। दूसरे में कहा गया है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। समांतर था, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। फोकस से जा रहा है, परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगा। तो 2 नियम आपने याद कर लिए, बहुत ही आसान नियम थे। तीसरा नियम तो एकदम आसान है। तीसरे नियम में कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद वैसे ही लौट जाती है। यानी जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, जिस तरह आई है उसी तरह चल जाएगी। कब ऐसा होगा? जब वह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गया होगा तब। उसी तरह ये भी प्रकाशिक किरण आई, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर टकरा कर चली गई। क्यों? क्योंकि पीछे देखा गया कि ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? वक्रता केंद्र से। तो तीसरा नियम ये था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी रास्ते लौट जाती है। ठीक है, दूसरा रास्ता नहीं लेगी, उसी रास्ते लौट जाती है। ठीक, पहला नियम समांतर था तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी, केंद्र से जाएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन रहा होगा, जो आज आपकी पढ़ाई हुई है बेहतर ढंग से हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई टॉपिक या कोई भी पॉइंट डाउटफुल हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा।
और बाकी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।